द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलोफ। एक बार एक आदमी था जो तार के बने हुए चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचता हुआ घूमा करता था। दुकानों या बड़े बड़े फार्मों से भीख मांगने से जो सामान मिलता, उससे जब भी बन पड़ता उस सामान से वह पिंजरे आप ही बनाता था। परंतु धंधा फिर भी लाभकारी नहीं था, इसलिए गुजारा करने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का रास्ता उसे अपनाना पड़ता था। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में झलकती थी। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे आवारागर्द के लिए जीवन कितना उदास और नीरस लगता होगा, जो इस तरह अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर भारी कदमों से चला करता है। परंतु एक दिन इस आदमी की सोच ने ऐसी दिशा ले ली जो उसे वास्तव में मनोरंजक लगी। वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसे यह ख्याल आया कि उसके चारों तरफ की दुनिया, सारा संसार, इसकी जमीन, समुद्र और इसके शहरों और गांवों एक बड़े पिंजरे के सिवाय कुछ नहीं है। इसका अस्तित्व मात्र लोगों को फंसाने के लिए चारा डालना ही था। यह धन और आनंद, मकान और खाना, गर्मी और कपड़े प्रदान करता है, बिल्कुल उसी तरह देता है जिस तरह पिंजरा पनीर और सुअर का मांस। और ज्यों ही कोई आदमी अपने आप को लोभ के फंदे में फंसा लेता है, यह उसे चारों ओर घेर लेता है और फिर हर चीज का अंत हो जाता है। संसार वास्तव में उसके प्रति कभी दयावान नहीं रहा था। नीरस फेरी लगाते समय उन लोगों के बारे में सोचना जिनके बारे में वह जानता था कि उन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंस जाने दिया, और दूसरे लोगों के बारे में जो इस लालच के चारों तरफ अब भी चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में सोचना उसका प्रिय खेल बन गया था। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थका थका जा रहा था, तो उसकी नजर सड़क के किनारे एक धूसर रंग की झोपड़ी पर पड़ी और रात को शरण लेने के लिए उसने दरवाजा खटखटाया और उसे शरण मिल भी गई। रूखे चेहरों की बजाय जो साधारणतया उसे देखने को मिलते, झोपड़ी का मालिक, जो बिना बीबी बच्चे के एक बूढ़ा आदमी था, खुश हुआ कि उसको अकेलेपन में कोई आदमी बात करने को मिल गया। तुरंत उसने दलिया का बर्तन चूल्हे पर रख दिया और उसको शाम का खाना दिया। फिर उसने तंबाकू के गोले में से इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उसके लिए और अजनबी के पाइप के लिए काफी था। अंत में उसने ताश की पुरानी गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सोने के समय तक मजोलिस खेलता रहा। वह बूढ़ा अपना विश्वास जताने में उतना ही उदार था जितना कि अपने दलिये और तंबाकू में। उसने मेहमान को तुरंत ही बताया कि उसका मेजबान खुशहाली के दिनों में रामजो आयरन वर्क्स में बाड़े वाले के रूप में काम करता था और उसने खेती का काम भी किया था, क्योंकि अब वह दिन के समय काम करने में असमर्थ है। अब उसकी गाय सहारा दे रही है। हाँ, उसकी गाय असाधारण थी। वह प्रतिदिन क्रीम की दुकान के लिए दूध दे सकती थी और पिछले महीने उसको पूरे 30 क्रोनोर मिले थे। अजनबी को अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि वह बूढ़ा उठा और खिड़की के पास गया और उसी खिड़की के फ्रेम से लटका हुआ बटुआ उतारा और उसमें से 3 मुड़े तुड़े 10-10 के क्रोनोर के नोट निकाले। इन्हें वह अपने मेहमान के सामने पकड़े रखा, जानबूझकर सिर हिलाते हुए, और फिर उनको पोथिये में वापस ठूंस दिया। अगले दिन दोनों समय से उठे। बाड़े वाला अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था और दूसरे ने संभवतः यह सोचा कि उसे, जबकि घर का मालिक उठ चुका हो, बिस्तर पर पड़ा रहना नहीं चाहिए। वे एक साथ झोपड़ी से बाहर निकले। बाड़े वाले ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। पिंजरे बेचने वाले ने उससे विदा ली, आभार प्रकट किया और अपने रास्ते चल दिया। परंतु आधे घंटे बाद पिंजरे बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह केवल खिड़की के पास गया, खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उसने 30 क्रोनोर वाला बटुआ ले लिया। उसने पैसा निकाला, अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद उसने थैले को सावधानी से उसी स्थान पर टांग दिया और चला गया। जेब में पैसा लिए जैसे जैसे वह आगे जा रहा था, उसे अपनी चतुराई पर काफी खुशी हो रही थी। वास्तव में उसने महसूस किया कि उसे शुरू में जनपथ पर नहीं चलना चाहिए और सड़क से मुड़कर जंगल में चले जाना चाहिए। शुरू के कुछ घंटे तो उसको कोई मुश्किल नहीं हुई। बाद में हालात बदतर होते गए।
क्योंकि जिस जंगल में वह घुसा था वह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। गलती से बचने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की। रास्ते अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ तुड़ रहे थे। वह चलता रहा परंतु जंगल के अंत तक नहीं पहुंच पाया और अंत में उसे आभास हुआ कि वह केवल जंगल के उसी हिस्से चक्कर लगा रहा था। एकदम उसको संसार और पिंजरे के बारे में अपने विचार याद आए। अब उसकी बारी आ चुकी थी। उसने लालच से अपने आप को बेवकूफ बनवा लिया था और वह पकड़ा गया था। सारे जंगल ने, तनों और टहनियों, झाड़ियों और लट्ठों समेत सभी ने उसे एक अभेद्य जेल की तरह बंद कर लिया था, जिससे वह बच नहीं सकता था। दिसंबर की देर रात का समय था। जंगल पर अंधेरा पहले ही छाने लगा था। इससे खतरा और बढ़ गया और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ने लगी। अंत में उसको कोई रास्ता नहीं मिला। बुरी तरह थका मांदा यह सोचते हुए कि उसका आखिरी समय आ चुका है, वह जमीन पर बैठ गया। ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसको एक आवाज सुनाई पड़ी। एक जोरदार नियमित आवाज। उसकी कोई संदेह नहीं था कि यह क्या है। वह उठा। उसने सोचा, एक लोहे के कारखाने या हासौदे की आवाज है। पास में लोग होने चाहिए। उसने सारी ताकत बटोरी, उठा और लड़खड़ाता हुआ आवाज की दिशा में चल पड़ा। रामजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद पड़ा है, बहुत पुराना नहीं था, जहां पिघलाने की भट्टी, बेलन मिला और ढलाई की भट्टी थी। गर्मियों में भारी भार से लदी हुई छोटी और चिपटे पैद की नावों की लंबी कतारें नहर से होती हुई यहाँ आती थी। यह नहर अंशीय झील में गिरती है और सर्दियों के मौसम में मिल के पास सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती। श्रीजी बड़े बड़े चारकोल के क्रेटों से छनकर गिरती थी। क्रिसमस से कुछ पहले एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका सहायक कच्चे लोहे के इंतजार में भट्टी के पास अंधेरे प्रगलन भट्टी के स्थान पर बैठे थे। वे उस कच्चे लोहे, जो कि आग में डाला जा चुका था और आहरण घर से जाने के लिए तैयार था, के इंतजार में बैठे थे। कभी बीच बीच में उनमें से कोई लंबी लोहे की छड़ से चमकते हुए पिंड को हिलाने के लिए उठता था, फिर लौट आता। पसीने की बूंदें गिरती हुई, जैसे कि रिवाज था। उसने लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के सिवाय कुछ नहीं पहन रखा था। प्रगलन भट्टी के स्थान से कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ती रहती थीं। बड़ी बड़ी धोखनियों से कराहने की आवाज और जलता हुआ कोयला छटकता रहता। काफी खड़खड़ाहट से कोयले डालने वाला लड़का भट्टी के अंदर बेलचे से चारकोल डालता। बाहर जलप्रपात का शोर और तीखी उत्तरी हवा, ईंटों लगी छत पर बरसात के थपेड़े लग रहे थे। संभवतः इसी शोर के कारण लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने फाटक खोला है और ढलाई भट्टी की जगह आया है। यहाँ तक कि वह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया। निश्चय ही जिस आवारागर्द आदमियों के पास रात गुजारने के लिए इससे अच्छा स्थान न हो, उनका ढलाई भट्टी से आकर्षित होना असाधारण बात नहीं थी, जिसकी रोशनी की चमक धुएं से ढके शीशों से नजर आती थी। और ऐसे लोग अपने आप को आग के सामने अपने आप को तपाने के लिए आते थे। इस घूसपैठिए को लोहारों ने ऐसे ही उदासीनता से देखा। वह वैसा ही नजर आता था जैसे कि उस तरह के लोग नजर आते हैं। लंबी दाढ़ी, गंदे फटे हुए कपड़े पहने और उसकी छाती पर पिंजरों का गुच्छा लटक रहा था। उसने वहां रुकने की इजाजत मांगी और मुख्य लोहार ने अहंकारी ढंग से गर्दन हिलाकर सहमति दी। उसके सम्मान में एक शब्द भी नहीं बोला। आवारागर्द ने भी कुछ नहीं कहा। वह वहां पर बात करने नहीं आया था, बल्कि केवल अपने आप को तपाने और सोने के लिए आया था। उन दिनों रामजो लोहे के कारखाने का बहुत प्रसिद्ध मालिक था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वह बाजार में अच्छा लोहा भेजे। वह दिन रात यह निश्चित करने के लिए निगरानी रखता कि जितना संभव हो काम हो जाए, और इसी मौके पर वह ढलाई भट्टी में रात्रि निरीक्षण के लिए आया था। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसकी नजर उस लंबे फटीचर पर पड़ी, जो धीरे धीरे भट्टी के इतना नजदीक पहुंच गया था कि उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से भाप निकल रही थी। लोहा कारखाने के मालिक ने लोहारों के उदाहरण की नकल नहीं की, जिन्होंने उसे इस लायक भी नहीं समझा था कि वे उसे देख लें। वह उसके नजदीक गया, बड़े ध्यान से उसको देखा, फिर उसकी ओर एक झुका हुआ चौड़े किनारे का टोप हटा दिया ताकि वह उसका चेहरा अच्छी तरह देख सके।
अरे हाँ नीले सोलोफ, ये तुम हो, उसने कहा। तुम कैसे लग रहे हो? पिंजरे वाले आदमी ने राम्सजो कारखानों में कभी भी मालिक को नहीं देखा था और वह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। परंतु यह बात उसके दिमाग में आई कि अगर वह सज्जन यह सोचता है कि वह एक पुराना परिचित है तो वह शायद उसको कुछ क्रोनोर दे दे। इसलिए वह उसका भ्रम एकदम दूर नहीं करना चाहता था। हाँ, भगवान गवाह है कि मेरी स्थिति काफी खराब हो गई है, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, मालिक ने कहा। वह तुम्हारी गलती थी। काश अगर मैं उस समय भी नौकरी कर रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। ठीक है, अब तुम अवश्य ही मेरे साथ चलोगे। परंतु जमींदार के घर जाना और मालिक के द्वारा पुराने रेजिमेंट के साथी की तरह स्वागत करवाना उस आवारागर्द को अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं यह कभी सोच नहीं सकता, उसने काफी डरे डरे कहा। उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। जमींदार के घर जाने को तैयार होना अपने आप को शेर की मांद में डालने जैसा होगा। वह तो केवल भट्टी के पास सोना चाहता था और फिर चुपचाप और जितना संभव हो बिना ध्यान आकर्षित किए वहां से खिसक जाना चाहता था। लोहे के कारखाने के मालिक ने सोचा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मा रहा होगा। कृपया आप यह न सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहां नहीं पधार सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर में मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के सिवाय कोई नहीं है। हम यह कह ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के मौके पर हम अकेले रहेंगे। अब आइए मेरे साथ और क्रिसमस का खाना कुछ जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद कीजिए। परंतु अजनबी बार बार नहीं नहीं कहता रहा और मालिक समझ गया कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए। स्टर्नस्ट्रॉम, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाले आज रात आपके साथ बिताना चाहे, उसने मुख्य लोहार को कहा और उल्टे पांव मुड़ गया। परंतु वह जाते जाते हंसने लगा और लोहार, जो उसको जानता था, अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपनी अंतिम बात पूरी नहीं की है। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा उन्हें धुलाई भट्टी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया। परंतु इस बार आगंतुक लोहार नहीं था, उसने अपनी लड़की को भेजा था। स्पष्टतया उसे पूरी आशा थी कि उसकी बजाय उसमें उसे मनाने की अधिक अच्छी शक्ति है। वह अंदर आई। उसके पीछे पीछे एक नौकर था जो कि अपने हाथ में एक रोएदार कोट लिए शाने हुए था। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, परंतु वह विनम्र और काफी शर्मीली नजर आ रही थी। ढलाई भट्टी में हर चीज वैसी ही थी जैसे कि शाम को कुछ समय पहले था। मुख्य लोहार और उसका प्रशिक्षु अब भी बेंच पर बैठे हुए थे और भट्टी में अब भी चारकोल चमक रहा था। आगंतुक फर्श पर पसरा हुआ था और कच्चे लोहे के टुकड़े को सिर के नीचे लगाकर टोप आंखों पर ढके लेटा हुआ था। ज्यों ही युवती ने उसे देखा, वह उसके पास गई और टोप उठा लिया। वह आदमी अपनी एक आंख खोलकर सोने का आदी था। वह एकदम उछल पड़ा और वह काफी डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडला विल्मनसन है, उस जवान लड़की ने कहा। मेरे पिता घर आए थे और उन्होंने बताया कि आप भट्टी में आज रात सोना चाहते हैं और फिर मैंने उनसे यहाँ आने और आपको घर ले जाने की इजाजत ली। कप्तान, मुझे खेद है कि आपको कठिन समय देखना पड़ रहा है। उसने उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक और अपनी बोझिल आंखों से निहारा और फिर उसे लगा कि वह आदमी डरा हुआ है। या तो उसने चोरी की है या वह जेल से भागा हुआ है, उसने सोचा और शीघ्रता से कहा। आप पूरी तरह निश्चित रहें कि आप जिस आजादी से आए थे वैसे ही आपको जाने दिया जाएगा। कृपया आप केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रहें। उसने यह शब्द इतने मित्रतापूर्ण ढंग से कहे कि पिंजरे बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया होगा। सुश्री, मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई कि आप मेरी इतनी परवाह करोगे, उसने कहा। मैं अभी चलता हूँ। उसने वह फर कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने उसे अभिवादन सहित दिया था। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पर उसे डाल लिया और युवती के पीछे पीछे गाड़ी की ओर चल पड़ा, बिना उन हैरान लोहारों को घूरने का मौका दिए बगैर। परंतु जब वह गाड़ी में बैठा जमींदार के घर की तरफ जा रहा था, उसे कुछ आशंका हुई। क्यों मैंने उस आदमी का पैसा चुराने की दुष्टता की, उसने सोचा। अब मैं फंदे में फंस गया और इससे कभी निकल नहीं पाऊंगा।
ये अजीब बात है कि उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, लड़की ने कहा। पिछली रात उसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह कभी इतना पढ़ा लिखा रहा होगा। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए मेरी प्यारी बेटी, पिता ने कहा। ज्यों ही वह नहा धोकर कपड़े पहनेगा, वह तुम्हें अलग ही आदमी नजर आएगा। स्वाभाविक रूप से पिछली रात उसको शर्म आ रही थी। आवारागर्दी का ढंग आवारा कपड़ों को उतारते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने यह बात कही, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। हाँ, अब वह सचमुच साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी बना दी थी। इसके अलावा वह अच्छे कपड़े के सूट पहने हुए था जो कि मालिक के थे। उसने सफेद कमीज, स्टार्च लगी हुई कॉलर और पूरे जूते पहने हुए थे। परंतु हालांकि मेहमान अब अच्छी तरह सजा संवरा था, मालिक ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिया। उसने उसकी तरफ भौहें सिकोड़ कर देखा और यह समझना आसान था कि जब उसने भट्ठी की धुंधली रोशनी में देखा होगा तो उसको गलत फहमी हो गई होगी। लेकिन अब जब वह सूर्य की रोशनी में खड़ा था तो उसको पुराना परिचित मानने में गलती नहीं हो सकती थी। उसने दहाड़ते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? अजनबी ने अपने आप को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वह तुरंत समझ गया कि सब शानो शौकत हवा हो चुकी। मेरा कोई कसूर नहीं है श्रीमान, उसने कहा। मैंने एक गरीब व्यापारी के सिवाय अपने आप को कुछ और दिखाने का ढोंग कभी नहीं किया और मैंने निवेदन और प्रार्थना की थी कि मुझे भट्ठी में रुकने की इजाजत दी जाए, परंतु ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। बुरे से बुरा यही होगा कि अपने फटे पुराने कपड़े फिर पहन लूं और चला जाऊं। मालिक ने थोड़ा सा संकोच करते हुए कहा, ठीक है, कोई ज्यादा ईमानदारी की बात भी नहीं हुई है। तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर शेरिफ इस मामले में तुमसे कुछ कहना चाहे। आवारागर्द ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेज पर मुक्का मारा। लोहे के कारखाने के मालिक, अब मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या है, उसने कहा। सारी दुनिया सिवाय एक बड़े पिंजरे के कुछ नहीं है। सारी अच्छी चीजें जो आपको पेश की जाती हैं वह पनीर की पपड़ी और सुअर के मांस के टुकड़ों के सिवाय कुछ नहीं है, जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए सजाई जाती है। और यदि शेरिफ अब आ जाता है और मुझे जेल में डाल देता है तब, मालिक याद रखना कि एक दिन आएगा जब आपको भी सुअर के मांस के एक बड़े टुकड़े की इच्छा हो सकती है और आप भी फंदे में फंस जाएंगे। मालिक हंसने लगा। मेरे यार, बात तो तुमने बुरी नहीं कही। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शेरिफ को अकेला छोड़ दीजिए। अब जितना जल्दी यहाँ से जा सको चले जाओ। परंतु ज्यों ही वह दरवाजा खोल रहा था, लड़की ने कहा, मेरा ख्याल आज उसको हमारे यहाँ रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। और यह कहकर वह चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम कमाल कर रही हो? पिता ने पूछा। लड़की शर्माती हुई वहां खड़ी थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन प्रातःकाल वह काफी खुश थी कि वह उस बेचारे भूखे अभागे के लिए किस तरह घर और क्रिसमस जैसा वातावरण बनाने वाली थी। वह एकदम इस विचार को दिमाग से नहीं निकाल सकती थी और इसी कारण वह आवारागर्द की तरफ से मध्यस्थता कर रही थी। उस युवती ने कहा, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। वह साल भर घूमता फिरता है और सारे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ उसका स्वागत हो और वह सुखी रहे। जहाँ कहीं वह जाता है उसको भगा दिया जाता है। उसको गिरफ्तार होने का और सवाल जवाब किए जाने का डर हमेशा लगा रहता है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे साथ एक दिन चैन का बिताए, केवल सारे साल में एक दिन। लोहे की मिल का मालिक अपनी दाढ़ी में ही कुछ बड़बड़ाया। वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। निश्चय ही सब कुछ गलती से हुआ, उसने कहा, परंतु फिर भी हमें उस आदमी को भगाना नहीं चाहिए जिसको हम बुलाकर लाए हैं और जिसको क्रिसमस की खुशी का वायदा किया है। तुम तो पादरी से भी ज्यादा भद्दा उपदेश दे रही हो, मालिक ने कहा। मेरी केवल यही आशा है कि कभी तुम्हें पछताना न पड़े। लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई। अब बैठ जाओ और खाना खा लो, उसने कहा, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके पिता उसके सामने झुक गए पिंजरे बेचने वाले ने कुछ नहीं कहा। वह केवल बैठ गया और खाना खाने लगा।
समय समय पर वह उस लड़की की तरफ देखता जिसने उसके लिए मध्यस्थता की थी। उसने ऐसा क्यों किया? इसका क्या पागलपन हो सकता है? इसके बाद रामजो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या उसी तरह गुजर गई जिस तरह यह हमेशा गुजरती थी। अजनबी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि सिवाय सोने के उसने कुछ नहीं किया। वह एक अतिथि कक्ष में सारे दोपहर के समय से पहले सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर उन्होंने उसे जगा दिया ताकि वह क्रिसमस का अच्छा भोजन कर सके, परंतु उसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लगता था जैसे कि वह रामजो में जितनी शांति से और सुरक्षित होकर सो रहा था, जैसे वह काफी सालों से सो नहीं पाया हो। शाम के समय जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया, उन्होंने उसे फिर जगा दिया और वह बैठक में कुछ देर खड़ा रहा, आंखें झपकते हुए, जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसको परेशान कर रही हो। परंतु उसके बाद वह फिर चला गया। 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया। उसको फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना था और क्रिसमस की मछली और दलिया खाना था। जैसे ही वे लोग मेज से उठे, वह सभी के पास बारी बारी से गया और आभार प्रकट किया और शुभरात्रि कही। परंतु जब वह लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने कहा कि उसके पिता की इच्छा थी कि जो सूट वह पहने हुए है वह क्रिसमस का तोहफा था, उसको इसे वापस नहीं करना पड़ेगा। और अगर अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या एक ऐसी जगह बितानी चाहे जहां वह शांति से आराम कर पाए और विश्वास हो जाए कि उसके साथ कोई बुरी बात नहीं होगी, तो उसका फिर स्वागत है। पिंजरे वाले आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उस लड़की को असीम अचंभे से एकटक देखता रहा। अगले दिन प्रातः काल मालिक और उसकी लड़की प्रातःकालीन की क्रिसमस पूजा में जाने के लिए ठीक समय से उठे। मेहमान अब भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। 10 बजे के लगभग जब वे गिरजाघर से वापस आए तो लड़की बैठ गई और सामान्य से अधिक उदास होकर अपना सिर झुका लिया। गिरजाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक बाड़े वाले को उस आदमी द्वारा लूट लिया गया है जो कि पिंजरे बेचते हुए घूम रहा था। तुमने अच्छे आदमी को घर में आने दिया? उसके पिता ने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि इस समय तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। ज्यों ही गाड़ी सामने की पेड़ियों पर रुकी, तभी मालिक ने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अब भी वहां है। उसने आगे कहा कि मैंने गिरजाघर सुना है कि वह आदमी चोर था। नौकर ने जवाब दिया कि वह आदमी जा चुका है, वह अपने साथ कुछ नहीं ले गया है। उल्टे उसने अपने पीछे एक छोटा पैकेट छोड़ रखा है। मिस विल्मनसन क्रिसमस के तोहफे के रूप में कृपा पूर्वक स्वीकार करेंगी। लड़की ने पैकेट खोला जो इतना बुरी तरह बनाया गया था कि सारी की सारी चीजें एकदम नजर आ रही थी। वह खुशी से चीख उठी। उसको एक छोटा सा पिंजरा मिला और उसमें रखे हुए थे 3 मुड़े टुड़े क्रोनोर के नोट। परंतु यही सब कुछ नहीं था। चूहेदानी में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जो कि बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखी गई थी, आदरणीय और नेक सुश्री, क्योंकि सारे दिन तुमने मुझसे इतना अच्छा व्यवहार किया है, मानो कि मैं कप्तान हूँ। मैं भी अपनी तरफ से आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, मानो कि मैं सचमुच में कप्तान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्रिसमस के मौसम में आपको एक चोर के कारण शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन यह पैसा तुम सड़कों के पास रहने वाले आदमी को वापस कर देना, जिसने अपना बटुआ खिड़की के फ्रेम पर घूमते फिरते लोगों को ललचाने के लिए टांग रखी थी। यह पिंजरा उस चूहे की तरफ से तोहफा है जो कि इस दुनियाओं के पिंजरे में फंस जाता अगर उसको कप्तान न बनाया गया होता, क्योंकि इस प्रकार उसको अपने आप को दोष मुक्त करने की शक्ति दी। मित्रता एवं बड़े सम्मान के साथ लिखा गया, कैप्टन वॉन स्टाहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।